हेलो एवरीवन, उम्मीद करते हैं आप अच्छे नहीं बहुत अच्छे होंगे। आज हम नीट 2023 के इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पेपर की डीप एनालिसिस करने वाले हैं। अब इस डीप एनालिसिस के फ़ायदे क्या हैं, ये डीप एनालिसिस करना क्यों है, जिससे कि हम ये जान पाएँ कि नीट 2024 में जो भी पेपर आने वाला है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, वो कहाँ से आता है। एनसीईआरटी से आता है तो कितना एनसीईआरटी से आता है, और इतना हाई कट ऑफ जा रहा है, हम कहाँ से प्रिपरेशन करेंगे, किस कंटेंट को फॉलो करेंगे जिससे कि हम नीट में बेहतर स्कोर कर पाएँ। तो उसके लिए हमें नीट के पेपर को समझना होगा। नीट के पेपर को समझने के लिए सबसे करंट पेपर ही सबसे अच्छा एक जरिया है जिससे हम नीट को समझ सकते हैं और अपनी स्टडी को फर्दर कंटिन्यू कर सकते हैं। किस सोर्स पे रिलाई करना है, ये सारी चीज़ें हम जान सकते हैं। तो उस सोर्स को समझने के लिए हमें पेपर को समझना होगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहाँ से पढ़ना है, कितना एनसीईआरटी के अंदर पढ़ना है, बाहर पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, इन सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की। अब क्वेश्चन नंबर 51 से शुरू नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम बस इस वाले वीडियो में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ही एनालिसिस देख रहे हैं। इसमें नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी का क्रम पूछा हुआ है, डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है कि कैसे अरेंज होते हैं। तो देखो यहाँ पे दिया हुआ है, फॉर मॉलिक्यूल लाइक बोरॉन, कार्बन एंड नाइट्रोजन, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है एनर्जी का, किसके, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के। तो ये सेम लाइन उठा के यहाँ पे इस ऑप्शन में दे दी गई है। एनसीईआरटी से बाहर क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 55, 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। इन ऑप्शंस में पूछा जा रहा है कि सबसे बड़ा लार्जेस्ट आयन कौन होगा अगर हम नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के पास इनको ले जाते हैं। तो देखो, नाइट्रोजन दिया हुआ है, सोडियम दिया हुआ है, ऑक्सीजन दिया हुआ है, फ्लोरीन दिया हुआ है। नाइट्रोजन को अगर 3 इलेक्ट्रॉन दे दिया जाए तो ये नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर लेगा, क्या होगा, N3-। सोडियम से अगर 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो ये Na+ हो जाएगा और नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर लेगा। सिमिलरली ऑक्सीजन को अगर 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया जाए तो ये O2- हो जाएगा और ये नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर लेगा। वैसे ही फ्लोराइड आयन अगर 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो F- हो जाएगा और नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर लेगा। तो हम देख रहे हैं कि नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करने के लिए ये सारे आयन्स जनरेट होंगे। तो अब हमारे पास ये आयन्स हो गए हैं और अब हमें देखना होगा आयनिक रेडियाई। आयनिक रेडियाई देखने का सिंपल एनसीईआरटी में दिया है और इसके कॉन्सेप्ट जाते हैं, बट हम कॉन्सेप्ट की बात नहीं कर रहे हैं। हमें यहाँ आपको एनसीईआरटी से रेफरेंस दिखाना है, कॉन्सेप्ट सिखाना नहीं है। तो एनसीईआरटी में सिमिलर यहाँ पे दिया हुआ है कि एनायन जिस पे ज़्यादा निगेटिव चार्ज होगा उसकी रेडियस सबसे बड़ी होगी। तो इनमें से सबसे ज़्यादा निगेटिव चार्ज किस पे है, N3- पे है, तो इसकी रेडियाई सबसे ज़्यादा बड़ी होगी। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। टेकिंग स्टेबिलिटी एज ए फैक्टर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स करेक्ट रिलेशनशिप। अगर स्टेबिलिटी को हम फैक्टर लेते हैं तो बताना है कि इसमें से कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा। अब ये इनर्ट पेयर इफेक्ट का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि इंडियम और थैलियम के लिए +1 ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल होता है, और सेम यहाँ पे क्वेश्चन बना दिया गया है इसी कॉन्सेप्ट से। तो ये एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन है। एनसीईआरटी 11th में दिया है, पार्ट 2 वाली, पेज नंबर 318 पर। क्वेश्चन नंबर 68 पर आते हैं। इसमें होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्सेस के बारे में पूछा है कि होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्सेस कौन से होते हैं। एनसीईआरटी में होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स और हेट्रोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स के बारे में दिया है। अगर एक तरीके का डोनर होगा देन होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स होगा, और अगर एक से ज़्यादा तरीके का डोनर एटम होगा देन हेट्रोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स होगा। उसी कॉन्सेप्ट पे इन्होंने क्वेश्चन बनाया है और क्वेश्चन दे दिया गया है। तो ये एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट से बाहर का क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 64, द स्टेबिलिटी ऑफ कॉपर 2+ इज मोर देन कॉपर प्लस साल्ट इन एक्वा सोल्यूशन ड्यू टू। क्लियरली एनसीईआरटी में दिया है कि कॉपर 2+ की स्टेबिलिटी कॉपर प्लस से ज्यादा होती है एक्वा सोल्यूशन में ड्यू टू मोर निगेटिव हाइड्रेशन एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 65, मैचिंग का क्वेश्चन है। कोक के बारे में दिया हुआ है, यूज एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। एनसीईआरटी में भी दिया है कोक यूज होता है एज अ फ्यूल एंड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। डायमंड sp3 हाइब्रिडाइज होते हैं इसके अंदर कार्बन। एनसीईआरटी में भी दिया है डायमंड के अंदर कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज होते हैं। फुलेरिन केज लाइक मॉलिक्यूल होता है। एनसीईआरटी में भी दिया है फुलेरिन केज लाइक मॉलिक्यूल होता है। ग्रेफाइट यूज्ड एज अ ड्राई लुब्रिकेंट।
और एनसीईआरटी में भी दिया है ग्रेफाइट यूज्ड एज अ ड्राई लुब्रिकेंट। तो आप ये देख रहे हो इसके जितनी भी लाइनें हैं उसको भी चेंज नहीं किया जा रहा है, चाहे वो स्टेटमेंट का क्वेश्चन हो चाहे वो मैचिंग का क्वेश्चन हो। सिमिलर लाइन उठा के मैचिंग और स्टेटमेंट बनाए जाते हैं। स्टेटमेंट और मैचिंग की अच्छाई ही यही है कि वो एनसीईआरटी से बाहर नहीं आता है, एनसीईआरटी से ही होता है। एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट पे नहीं होता है, डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइनें ही होती हैं। क्वेश्चन नंबर 66। अब जैसे देख लो इसमें 5 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। अब इसकी अच्छा यही है कि ये पांचों स्टेटमेंट एक भी एनसीईआरटी से बाहर नहीं होगा, सब एनसीईआरटी की लाइनें ही होंगी। जैसे ये पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी सारी लाइनों के रेफरेंस में लगा दिया हूं, आप इजीली देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 77 पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा लिविस एसिड होगा। तो लिविस एसिड कहते कौन किसको है, जो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होता है। तो बोरॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है और बिहेव करता है एज अ लिविस एसिड। यह डायरेक्ट एनसीईआरटी से क्वेश्चन है, पेज नंबर 319 पे दिया हुआ है, एनसीईआरटी 11 पार्ट 2। क्वेश्चन नंबर 80 एसर्शन रीजन का क्वेश्चन है, सॉल्यूशन इन लिक्विड अमोनिया से। एसर्शन में दिया है मेटेलिक सोडियम डिजॉल्व होता है लिक्विड अमोनिया में और देता है डीप ब्लू सॉल्यूशन जो पैरामैग्नेटिक होता है। देखो दिया है अल्कली मेटल, सोडियम क्या है, अल्कली मेटल है, डिजॉल्व होता है लिक्विड अमोनिया में और देता है डीप ब्लू सॉल्यूशन। और ये डीप ब्लू सॉल्यूशन कैसा है, पैरामैग्नेटिक है। तो ये एसर्शन सही है। रीजन की बात करते हैं, द डीप ब्लू सॉल्यूशन इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ अमाइड, नहीं, द ब्लू कलर ऑफ द सॉल्यूशन इज ड्यू टू अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। तो ये वाला रीजन इनका गलत हो जाना है। क्वेश्चन नंबर 81 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 में देखो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन और पूछा कि इसमें से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। अब इसमें से 4 लाइनें दी हुई हैं और ये देखो इसकी अच्छाई बताया ना कि सब एनसीईआरटी से ही आते हैं। देखो आप मिला भी लो, द बोन इन ह्यूमन बॉडी इज एन इनर्ट एंड अनचेंजिंग सब्सटेंस, नहीं, बोन इज नॉट एन इनर्ट एंड अनचेंजिंग सब्सटेंस। एनसीईआरटी की लाइन है, एनसीईआरटी 11 पार्ट 2 पेज नंबर 319। सेकेंड इनका है मैग्नीशियम प्ले करता है न्यूरोमस्कुलर फॉर्मेशन एंड इंटरन्यूरल ट्रांसमिशन में। मैग्नीशियम प्ले करता है इंपॉर्टेंट रोल किसमें, न्यूरोमस्कुलर फंक्शन में। इनका नेक्स्ट स्टेटमेंट है द डेली रिक्वायरमेंट ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम इन ह्यूमन बॉडी इज एस्टिमेटेड टू 0.2 to 0.3 ग्राम। देखो दिया हुआ है द डेली रिक्वायरमेंट इन ह्यूमन बॉडी हैज बीन एस्टिमेटेड टू बी 200 to 300 मिलीग्राम। अब ये मिलीग्राम में दिया है, बस चेंज क्या किया है, यहाँ पे ग्राम कर दिया गया है। तो सिमिलर क्वेश्चन उठा के यहाँ पे स्टेटमेंट बना दिया गया है। अगला स्टेटमेंट इनका है ऑल एंजाइम दैट यूटिलाइज एटीपी इन फॉस्फेट ट्रांसफर रिक्वायर कैल्शियम एज ए कोफैक्टर। यहाँ पे दिया हुआ है ऑल एंजाइम दैट यूटिलाइज एटीपी इन फॉस्फेट ट्रांसफर रिक्वायर मैग्नीशियम एज अ कोफैक्टर। तो यहाँ कैल्शियम की जगह क्या होना चाहिए, मैग्नीशियम, और ये वाला स्टेटमेंट इनका गलत है। तो सही कौन सा है, बस ये वाला। क्वेश्चन नंबर 83 अब दिया है कि इसमें से among the following the total number of species not having 8 इलेक्ट्रॉन around the central atom। सेंट्रल एटम के अराउंड किसमें 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। तो लिविस सिंबल्स के अकॉर्डिंग, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 87 मेटलर्जी का क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि 900 to 1500 केल्विन के अंदर कौन से रिएक्शंस नहीं होते हैं। तो हमें जानना होगा कि 900 से लेके 1500 के अंदर कौन से रिएक्शंस होते हैं। तो ये एनसीईआरटी में जहाँ ब्लास्ट फर्नेस बनाया हुआ है उसी के बगल के डायग्राम में ये क्लियरली 3 रिएक्शन दी हुई हैं। मतलब 900 से 1500 के बीच में ये 3 रिएक्शंस होती हैं। तो इसके अलावा जो भी रिएक्शंस आई होगी वो रिएक्शंस नहीं हो रही होगी। तो इसके अलावा कौन सी रिएक्शन है, इन तीनों के अलावा ये रिएक्शन दी हुई है, ये भी दी हुई है, ये रिएक्शन भी गिवन है। तो ये वाला रिएक्शन नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 90 ऑक्सो एसिड्स का क्वेश्चन है। अब देखो मैचिंग का क्वेश्चन है, एग्जैक्ट एनसीईआरटी से आता है। पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड कितने SO बॉन्ड है, 1 2 3 एंड 4। कितने SOH बॉन्ड है, 1 2, और कितने SOOS बॉन्ड है, 1। मिला लो, 2 SOH बॉन्ड, 4 SO बॉन्ड और 1 SOOS बॉन्ड। ऐसे ही सल्फ्यूरिक एसिड में, सल्फ्यूरिक एसिड में SO बॉन्ड कितने हैं, 2, SOH बॉन्ड कितने हैं, 2। मिला लो, सल्फ्यूरिक एसिड में 2 SOH बॉन्ड, 2 SO बॉन्ड। पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड में SO बॉन्ड कितने हैं, 4, SOH बॉन्ड कितने हैं, 2, और SOS बॉन्ड कितने हैं, 1।
पायरोसल्फ्यूरिक एसिड में SOH बॉन्ड कितने हैं? 2, 4 SO बॉन्ड और एक SOS बॉन्ड है। सिमिलरली सल्फ्यूरस एसिड में एक SO बॉन्ड है और 2 SOH बॉन्ड है, 2 SOH बॉन्ड है और एक SO बॉन्ड है। तो देख रहे हो, ये NCERT के डायग्राम से सिमिलर क्वेश्चन उठा के दे दिया गया है नीट में। क्वेश्चन नंबर 92 पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा कॉम्प्लेक्स है जो ज़्यादा स्टेबल होगा। अब देखो, दो तरीके के कॉम्प्लेक्स हैं इसमें, जिसमें एक मोनोडेंटेट लिगेंड वाले हैं और एक डाइडेंटेट लिगेंड वाले हैं। तो जिसमें डाइडेंटेट लिगेंड है वो किलेट रिंग का फॉर्मेशन करते हैं और वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। NCERT में दिया भी है कि जब डाई या पॉलीडेंटेट लिगेंड होते हैं जिनमें एक से ज़्यादा डोनर एटम होंगे तो वो किलेट लिगेंड कहलाएंगे और बनाते हैं रिंग, जिसके वजह से किलेट कॉम्प्लेक्स टेंड्स टू बी मोर स्टेबल देन सिमिलर कॉम्प्लेक्सेस कंटेनिंग यूनिडेंटेट लिगेंड। तो इसमें बाइडेंटेट लिगेंड है और ये क्या बनाएगा? किलेट रिंग का फॉर्मेशन करेगा, ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 की बात करते हैं। अब देखो, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन की यही खूबसूरती है कि एक लाइन भी NCERT से बाहर नहीं आती है। स्टेटमेंट फर्स्ट, ऑल द ट्रांजिशन मेटल एक्सेप्ट स्कैंडियम फॉर्म मेटल ऑक्साइड विच आर आयनिक। देखो दिया, ऑल द मेटल एक्सेप्ट स्कैंडियम फॉर्म मेटल ऑक्साइड विच आर आयनिक। तो देख रहे हो, सेंटेंस भी नहीं बदला गया, सिमिलर स्टेटमेंट उठाया है और इसमें क्वेश्चंस बना दिया गया है। अगला देखते हैं, द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर कॉरस्पॉन्डिंग टू द ग्रुप नंबर इन ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड्स इज अटेंड इन स्कैंडियम O3 to Mn2O7। देखो यहाँ दिया है, द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर in the oxide coincide with the group number and is attained in scandium O3 to Mn2O7। सेम स्टेटमेंट उठा के यहाँ पे लाइन बना दी गई है। अगला, बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज फ्रॉम V2O3 to V2O4 to V2O5। यहाँ देखो, वेनेडियम के अंदर ग्रेजुअल चेंज होता है बेसिक कैरेक्टर में, V2O3 से लेस बेसिक हो जाता है V2O4 और एम्फीट्रिक हो जाता है V2O5। तो ये वाला स्टेटमेंट इनका गलत दिया हुआ है। अगला स्टेटमेंट दिया है, V2O4 डिजॉल्व होता है एसिड में और देता है VO4 3-। V2O4 डिजॉल्व होता है एसिड में और देता है VO2 प्लस सॉल्ट। तो ये वाला गलत हो जाएगा। अगला स्टेटमेंट है, CRO बेसिक है लेकिन Cr2O3 एम्फोटेरिक है। CRO बेसिक है बट Cr2O3 एम्फोटेरिक है। तो बस इनऑर्गेनिक में 15 क्वेश्चंस आए थे और 15 क्वेश्चंस की डिस्कशन हम आपको दिखा चुके। अब आपको ये पता है, बहुत बेहतर पता है कि आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तैयारी कहाँ से करनी है, किन पोर्शंस पे ध्यान देना है, आपको यूजेस पे ध्यान देना है कि नहीं देना है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस कहाँ से बनते हैं। अगर आप सिमिलरली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की भी एनालिसिस देखना चाहते हैं कि जितने भी रिएक्शंस के क्वेश्चंस हैं वो कहाँ से आए हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगले वीडियो में हम बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, जहाँ पे स्टेटमेंट वाइज या ऑप्शंस वाइज डीप एनालिसिस करेंगे जैसे कि इसकी किए हैं। और अगर आपको बायोलॉजी की एनालिसिस देखनी है तो हमारे चैनल पर विजिट करें, बायोलॉजी की वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पे आ चुकी है। धन्यवाद।